Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to complete this human reproduction, the last part, that is fertilization, about the placenta, about the extra embryonic membranes, about the pregnancy, about the hormones. Okay, so we are going to deal with this topic today. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सेशन के एंड तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फर्टिलाइजेशन जानने के पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं पीछे जाके। जब कॉपुलेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पीरियड क्या हो रहा है, सीमेन कहाँ से आ रहा है, पेनिस से। वो कहाँ जा रहा है, तो द वेजाइना, वेजाइना से जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, सबसे पहली बात ये देखिए, इस रीजन में एम्पुला, ओवरी जो है एग रिलीज कर रही है और स्पर्म यहाँ से जा रहा है। ये हम पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कहाँ से जा रहा है, वेजाइना से जा रहा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, दिस एम्पुला रीजन में जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो एग रिलीज हो रही है वो यहाँ जाके वेट करिए स्पर्म का। दैट मीन्स स्पर्म कहाँ पहुंच रहा है, एम्पुला जंक्शन में, और एम्पुला जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक और बात देखिए, बहुत सारे स्पर्म्स जा रहे हैं, लेकिन जो स्पर्म एम्पुला तक पहुंच गया वही ओवम को फर्टिलाइज करेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, सारे स्पर्म्स जो है फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। जो स्पर्म साइमल्टेनियसली both egg and sperm reaches to the ampulla junction, then the fertilization takes place। ये पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशन। कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला जंक्शन में। ये एक स्ट्रक्चर है ओवरी का, कैसे दिखता है, ओवा, सॉरी इट्स ओवा, कैसे दिखता है ना। पहले देखिए, ये सेकेंडरी ओसाइट है जो कि मेटाफेज 2 पे एरेस्टेड है। पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसके कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पार्ट। ओके, ये बाहर वाला लेयर क्या है, जोना पेलिसिडर लेयर, इसका क्या फंक्शन है वो बताने वाले हैं। ये कोरोना रेडिटी सेल्स है, ये साइटोप्लाज्म है, ये हाइलुरोनिक एसिड है, ये वोलेमा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहली बात, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक का है, इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जो है इंसेमिनेशन होता है, इसका मतलब क्या है, मेल गैमेट्स जो फॉर्म हुआ है, कौन फॉर्म कर रहा है, मेल फॉर्म कर रहे मेल गैमेट्स, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचने का काम है, मतलब है इंसेमिनेशन, कॉपुलेशन होना। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचेगा। अब कैसे पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा, ठीक है ना, पहुंचाएगा कौन, उसके पास जो है केमोटेक्सिस, दैट इज केमिकल अट्रैक्शन है स्पर्म के पास, जिसके थ्रू जो है वो एग तक पहुंच रहा है। स्पर्म सेल्स आर गाइडेड टू एग बाय केमो अट्रैक्टर्स, कुछ केमो अट्रैक्टर्स प्रेजेंट है जो स्पर्म सेल्स को गाइड कर रहे हैं कि भैया तुम्हें यहाँ एग है, यहीं आपको चलना है। दैट मीन्स अगर हम ध्यान दें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर था ना ऐसे करके, दिस वे, ओके, और ये टेल था, है ना, ये हेड था, एक्रोसम वाला पार्ट था ये, ठीक है ना, ये मिडल पीस थी और ये टेल था। ठीक है, पिछले क्लास में जब पिछले जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मैंने आपको बताया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, फ्लाजेला प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो फ्लाजेला प्रेजेंट है वही स्पर्म को जो है हेल्प कर रही है मोटिलिटी में। दैट मीन्स वो स्पर्म जो है फ्लूइड में कैसे ट्रेवल कर रहा है, कौन बता रहा है, ये फ्लाजेला, फ्लाजेला प्रेजेंट है स्पर्म में, तो यही फ्लाजेला जो है हेल्प कर रहा है स्पर्म को चलने में। ठीक है, और केमो अट्रैक्टेंट्स वो कौन दे रहा है, वो एग को पहुंचने के लिए केमो अट्रैक्टेंट्स प्रेजेंट है जो गाइड कर रहे हैं स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए, तो दैट इज केमोटेक्सिस। अगर हम तीसरा बात करें, कैपेसिटेशन, ये देखिए जो हेड पोर्शन है, स्पर्म का जो हेड है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो पहले क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाएगा कहाँ से, हेड से। उसके बाद जब कैल्शियम मोटिलिटी, कैसे मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कैल्शियम अंदर जा रहा है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू द स्पर्म। ठीक है ना, जब कोलेस्ट्रॉल रिमूव कर देंगे तो इन कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो रहा है, कहाँ जा रहा है, और मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, कैल्शियम मोटिलिटी में भी हेल्प कर रहा है, ताकि वो स्पर्म जो है पहुंचे कहाँ, ओवा के पास। ठीक है, चौथा बात करें
तो एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एक्रोसोम, ये जो हेड वाला पार्ट है इसको कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है ना। तो एक्रोसोम में ये चीजें प्रेजेंट है। हाइलुरोनिडेज, दैट इज इट एक्ट ऑन हाइलुरोनिक एसिड। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है दैट एक्ट ऑन कोरोना रेडिएटर सेल्स। एक्रोसिन, जोनालाइसिन, ये जोना पैलिसिडा लेयर पे एक्ट करते हैं। और डिसएंटीग्रिन एक्ट ऑन ओलेमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये डायग्राम देखिए, जब स्पर्म यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं कोरोना रेडिएटर सेल से, तो ये जो है ओवम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, लेकिन इनमें ये एंजाइम रिलीज करते हैं जिसके कारण जो है जो जोना पेलिसिडा लेयर पे एक्ट कर रहे हैं और वो कुछ एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बाकी जो स्पर्म से उनका रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है। सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाएंगे, याद रखिए एक स्पर्म, बाकी सारे स्पर्म जो है वो नहीं फर्टिलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अबाउट द जोना पेलिसिडा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है जोना पेलिसिडा लेयर को पेनिट्रेट करते हुए ओवम तक पहुंचेगा कौन, स्पर्म पहुंच रहा है ना, इन द साइटोप्लाज्म। ओके, क्लियर है। चलिए, दिस इज अबाउट द एक्रोसोमल रिएक्शन। अब बात करते हैं कि मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वही सेकेंडरी ओसाइट को, जब सेकेंडरी ओसाइट सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कहाँ पे अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, वही सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेटाफेज 2 पे अरेस्ट है। दैट मीन्स मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो इनएक्टिवेट हो रहा है क्योंकि वो अरेस्टेड है, लेकिन एट दैट टाइम एनाफेज जो एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब ये मियोसिस 2 जो है अब कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जब ये सारे प्रोसेसेस हो गए, जोनालाइसिन हो, आई मीन एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, स्पर्म ओवा तक पहुंच गया है, तब मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीशन के बाद सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो रहा है जिसका साइटोप्लाज्म लेस है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, साइटोप्लाज्म लेस है, हैप्लॉइड नंबर सेल है, तो इसी वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं, ये मर जाएगा, ठीक है। अब अगर ये उसके बाद फॉर्मेशन है ओटिड, ठीक है, एन एन नंबर ऑफ सेल्स जो ओवा से आया और एन नंबर ऑफ सेल्स जो स्पर्म से आया, अब ये दोनों हैप्लॉइड मिलके क्या करेंगे, ट्वाइस एन फॉर्म करेंगे, दैट इज जाइगोट, और उसी को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। दैट इज फर्टिलाइजेशन में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एन एंड जाइगोट, ठीक है। और बिफोर गोइंग टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक अभी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। देखिए, मेल में जो मेल स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई, ठीक है। जो फीमेल कौवा होता है वो क्या क्या होता है, एक्स एक्स। तो दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो प्रोसेस जाइगोट बन गया, तो इसी टाइम में हम ये जो सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड, दैट मीन्स क्या वो लड़का है या वो लड़की है। दैट मीन्स कि देखिए एक्स और वाई, मेल के पास दो क्रोमोसोम है एक्स वाई, लेकिन फीमेल के पास दोनों ही एक्स है ना, दोनों हैप्लॉइड। तो अगर ये एक्स जो है, एक्स जो मेल है जो स्पर्म है, वो एक्स क्रोमोसोम लेके एक्स के पास पहुंचा फीमेल के पास, तो दैट विल बी ए गर्ल चाइल्ड, ओके, तब लड़की होगी, ठीक है। अगर ये जो वाई क्रोमोसोम है ये अगर एक्स के पास, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही सेम क्रोमोसोम एक्स, सिर्फ मेल है जिसके पास दो अलग अलग क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एंड वाई, ओके, क्लियर है। तब जब ये वाई एक्स के पास जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक्स वाई, दैट मीन्स बॉय। तो इसका मतलब ये है, इफ फीमेल कैनॉट डिटरमाइन वेदर द सेक्स ऑफ द बेबी, कि वो लड़का है कि लड़की है, मेल ही डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि मेल ही अगर जो स्पर्म आएगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, जो फीमेल के साथ जुड़ेगा, तो वो सेक्स ऑफ द बेबी मे बी, इट मे बी गर्ल और इट मे बी बॉय। Yes, in the society there is a misconception that always women are to be blamed, but it's not, it's the man who brings the chromosome and transport it to the ova। तो इसके कारण ही जो है या तो मेल या तो फीमेल चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, इसी पॉइंट पे जो है सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड कि वो लड़का है या लड़की है। क्लियर है, क्लियर अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहला बात, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहाँ हो रहा है पता है, ये देखिए, जब ये स्पर्म पहुंच गया ओवेरी और ये एम्पुला में जाके हो गया फर्टिलाइजेशन, बनाया इसने जाइगोट, ठीक है, ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स। अब ये जो यहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होगा, बिकॉज दिस इज द यूट्रस पार्ट,
इम्प्लांटेशन के पहले बहुत सारे स्टेप्स यहाँ होने वाले हैं, उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होगा। अब कैसे इम्प्लांटेशन होगा वो देखते हैं ना। तो स्टेप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब हुआ कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या स्टेप्स होगा, तब जाके यहाँ जो एम्ब्रायो इम्प्लांट होगा, आई मीन इम्प्लांट होगा, उसके बाद यहाँ पे बच्चा बड़ा होगा और धीरे धीरे यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहला क्लीवेज होगा, उसके बाद मोरुलेशन, देन ब्लास्टुलेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गैस्ट्रुलेशन, देन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए सबसे पहला बात अगर हम क्लीवेज की करें, देखिए अब क्योंकि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, फर्टिलाइजेशन में। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो बाहर वाला लेयर है, जोना पैलिसिडा लेयर है, जैसा कि मैंने कहा आपको, जोना पैलिसिडा लेयर इज प्रेजेंट है, जाइगोट है ये। जब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, और कब होगा ये, जब स्पर्म ने पेनिट्रेट किया, ओवम तक पहुंचा 30 आवर्स के बाद। ठीक है, 30 आवर्स, 24 आवर्स प्लस 6, 30 आवर्स के बाद ये डिवीजन होगा फीमेल की बॉडी में। ठीक है। तो क्योंकि अभी फीमेल बॉडी में क्योंकि स्पर्म का काम हो चुका है, स्पर्म पहुंच गया है, वो जाइगोट बना चुका है। अब उसके आगे की प्रोसेस एम्ब्रायो तक कैसे बनेगा, एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे होगी, वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहले लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। ठीक है, ये डिवीजन हो गया, सेल्स डिवाइड हो गए, इन द साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। ठीक है। और ये जोना पेलिसिडा लेयर है, तब ये 2 सेल स्टेज है। फिर लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज होगा। ठीक है। फिर से तब 3 सेल स्टेज होंगे, 3, 1 2 3, 3 स्टेज। फिर क्या होगा, जब लेटिट्यूडनल क्लीवेज हो जाएगा, तब ये क्या फॉर्मेशन होगा, ये मोरूला फॉर्म होगा। ठीक है। तो मोरूला फॉर्म होगा, मोरूला में कितने सेल होंगे, 8 से 16। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग इस तरीके का सेल होगा। 8 to 16 सेल स्टेज होगा ये मोरूला। तो क्लीवेज के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, मोरूला का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे मोरुलेशन क्या हुआ। मोरुलेशन का मतलब होता है मोरूला का जो फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लीवेज हुआ, सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, 8 to 16 सेल्ड मोरूला फॉर्म हो गए। ठीक है। अब जब ये सेल कंपैक्ट होंगे, कंपैक्शन में आएंगे, इस तरह से कंपैक्ट होंगे, तो जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आउटर सेल है, जो आउटर सेल है उसे क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन। ठीक है, आउटर सेल। और जो इनर सेल है उसको क्या कहेंगे, गैप जंक्शन। ठीक है। तो ये जो गैप जंक्शन, जो इनर सेल है, वही क्या करेगा, कम्युनिकेशन जंक्शन है। तो मोरुलेशन हो गया, कैसे, टाइट जंक्शन है बाहर वाला हिस्सा, इनर सेल जो गैप जंक्शन है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि ब्लास्टुलेशन है। ब्लास्टुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब यही ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट होगा। कहाँ इम्प्लांट होगा, जैसा कि मैंने कहा, कहाँ जाएगा वो, यहाँ पे इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुलेशन के बाद यहाँ पे यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन बनाएंगे, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं। जो बाहरी हिस्सा है ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये वाला दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये ब्लास्टोसिल है। ठीक है, जो कैविटी है जो प्रेजेंट है, ब्लास्टोसिल। ये इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास जो मैंने रेड कलर का बनाया है, वही जाके एम्ब्रायो को फॉर्म करेंगे। और यही इनर सेल मास इम्प्लांट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनर सेल मास जो रेड वाला है, यही जाके इम्प्लांटेशन कर रहा है। यही जाके इम्प्लांट क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यही एम्ब्रायो को फॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ रॉबर स्टिकी सेल। ये स्टिकी सेल जो है, ये स्टिक हो गया है। किससे स्टिक हो गया है, ब्लास्टोसिल। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये कांटेक्ट विद इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है उससे ये चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है, जब ये जाएगा ना, इम्प्लांट होगा, जब ये इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, तो सेल्स ऑफ रॉबर्ट जो चिपका हुआ सेल्स ऑफ बाहर आ गया, और जाके ब्लास्टोसिस्ट जो है, आई मीन जो इनर सेल मास है, वो जाके इम्प्लांट हो गया। क्लियर है। और यही एम्ब्रायो को फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
तो हमेशा क्वेश्चन आता है सेल्स ऑफ फ्लावर स्टिकी सेल क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा है ट्रोफोब्लास्ट सेल है, जैसे कि मैंने कहा ये वाला हिस्सा क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन क्या होता है वो भी बताने वाले हैं, तो इसीलिए बने रहे आज के क्लास में, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो किससे कॉन्टेक्ट में है, इनर सेल मास में, ये चिपक गए इस तरीके से। जब इन्हें जाना होगा ना, इम्प्लांटेशन करना होगा, तो ये जाके धीरे से छोड़ आएंगे उसको यूट्रस में, ठीक है। क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। ब्लास्टुलेशन हो गया, मोडुला हो गया, क्लेवेज हो गया, तीनों हो गया। अब इम्प्लांट हो रहा है। अब कहाँ इम्प्लांट हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा यूट्रस में हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन, यहाँ सारे स्टेजेस बन गए, अब इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन अगर हम देखा जाए तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट। ब्लास्टोसिस्ट किससे, एंडोमेट्रियम जो है इनर लेयर है, क्या है ये, इनर लेयर ऑफ यूट्रस। तीन लेयर था याद है, एक पेरी था, एंडो था और मायो था। मायो इज द मिडिल वन, एंडो इज द इनर वन। तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके लग रहे हैं अटैचमेंट, एंडोमेट्रियम। और कब हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के सेवेंथ डे, जब सेवेंथ डे ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के 7वां दिन पे जाके ये इम्प्लांटेशन लग हो रहा है। दैट मीन्स 7 डेज लग रहा है इम्प्लांट एक्साइगोट जो फॉर्मेशन हुआ और जो ब्लास्टुलेशन हुआ, तो वो इम्प्लांटेशन होने के लिए कितने दिन लग गए, 7 डेज लग गए, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, साइज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो इंक्रीज होता है, तो जो जोना पेलोसिडा लेयर है वो रप्चर हो जा रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये जोना पेलोसिडा लेयर है, ये रप्चर हो जाएगा, ये फट जाएगा, ठीक है। और फिर सेल्स ऑफ फ्लावर और स्टिकी सेल्स वो जो है, जो इनर सेल मास उनके साथ लगे थे, वो जाके वहां छोड़ आएंगे उसे, कहा यूट्रस में। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो जर्म लेयर्स होगी, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है बाहरी जो आउटर लेयर है, मेसोडर्म इज द इनर मिडल वन एंड एंडो इज द इनर वन। दैट मीन्स ये क्या गवर्न करते हैं, ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हेल्प करते हैं जर्म लेयर्स, ठीक है ना। जो कि ये जो हमारे जो एम्ब्रायो फॉर्म हो रहा है इनसाइड द यूट्रस, उसके जो ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, यही जर्म लेयर्स ही उसे हेल्प करेंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो हमारे जो एम्ब्रायो है उसकी जो जितना ऑर्गन्स बनाना है, ये सारे जर्म लेयर्स ही हेल्प करेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज गैस्ट्रुलेशन, ओके। चलिए अब ये डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर वे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये वजाइना है, यहाँ से स्पर्म जा रहा है, ठीक है। और ये एग है, ये ओवरी है, सॉरी ये ओवरी है, यहाँ से एग बन रहा है, दैट इज ओवम। और ये जो स्पर्म है वो पहुंचा है कहाँ, स्पर्म पहुंचा है, पहुंच के कहाँ पहुंचा है, यहाँ ओवम के पास। और यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद पहला दिन, डे वन, ठीक है। डे वन जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद 30 आवर्स के बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ, डे वन टू सेल स्टेज हुआ। फिर डे टू में 4 सेल एम्ब्रायो हुआ, 1 2 3 4। फिर डे थ्री में मोरुला हो गया, बहुत सारे सेल्स कंपैक्ट हो गए। फिर डे 5 पे 3 से के बाद 5वें दिन जो है ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ। ये बाहरी का ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये इनर वाला इनर सेल मास है, तो ये देखो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। और ये जो इनर सेल मास है यही जाके जो है इम्प्लांटेशन हो रहा है, कहाँ पे, यूट्रस में। तो ये डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जा रहे हैं कि कैसे कैसे जो है एक एम्ब्रायो फॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीट बेबी फॉर्म होगा, उसके बाद देखेंगे ना, अभी इसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन की करें तो क्या क्या होता है, कोरियन सबसे पहला लेयर जो कि प्लासेंटा फॉर्म करता है। अब प्लासेंटा क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है। कोरियनिक विली जो है, जब इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं इम्प्लांटेशन होने के बाद, उसको क्या कहते हैं, कोरियनिक विली। और जो यूट्राइन टिश्यू है वो एक साथ कंबाइंड करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्लासेंटा फॉर्म कर रहे हैं। और प्लासेंटा किसको जोड़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्ब्रायो, फिटस और मैटरनल बॉडी को प्लासेंटा जोड़ रही है। दिख रहे हैं ये आपको, ये प्लासेंटा विले है, ठीक है। तो ये फिटस है, ये बेबी एक है, फिटस, उसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो होगा, है ना। तो ये फिटस को प्लासेंटा के साथ जोड़ रही है, कौन जोड़ रहा है, विद द मैटरनल बॉडी,
मतलब माँ के साथ बच्चे का जुड़ाव कौन कर रहा है, प्लासेंटा कर रहा है। और क्यों जरूरी है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। प्लासेंटा नहीं है तो प्लासेंटा नहीं होगा तो बच्चे को खाना कैसे मिलेगा। देखिए एक बच्चे को, अगर बच्चा सरवाइव कर रहा है बी फीटस और एम्ब्रायो, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है। तो ये प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई, क्योंकि अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिले तो बच्चा मर जाता है, बच्चा मर जाएगा पेट में। तो बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन देना और न्यूट्रिएंट्स देना, जो भी हम एक माँ खा रही होती है, तो वो सारे जो है बेबी तक पहुंचता, कौन पहुंचा रहा है, प्लासेंटा पहुंचा रहा है। और जो जब बच्चे जब वहां पे एक बच्चा है, आई मीन एम्ब्रायो इज इनसाइड द मदर्स वॉर्म, तो वहां क्या होगा कि वो ऑक्सीजन तो लेगा और CO2 छोड़ेगा, तो वो CO2 को बाहर कौन ले जा रहा है, प्लासेंटा लेके जा रहा है, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होगा जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, खाएगा तो वेस्ट मटेरियल्स भी निकालेगा, है ना, बॉडी से, तो वो भी प्लासेंटा के थ्रू ही बाहर जा रही है ना। तो प्लासेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो प्लासेंटा को निकाल दिया जाता है, प्लासेंटा का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ जब तक बेबी है इनसाइड द मदर्स वॉर्म तब तक ही प्लासेंटा का काम है, ओके। दैट मीन्स, और प्लासेंटा और एम्ब्रायो कैसे जुड़ रहे हैं, प्लासेंटा एम्ब्रायो कैसे जुड़ रहे हैं, अम्बेलिकल कोड। दैट मीन्स प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रायो थ्रू अम्बेलिकल कोड। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये अम्बेलिकल कोड दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए अम्बेलिकल कोड विद इट्स वेसल्स, ये जुड़ रहा है किसके साथ, प्लासेंटा के साथ, आई मीन एम्ब्रायो के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा एम्ब्रायो के साथ कैसे जोड़ रहा है, अम्बेलिकल कोड जोड़ रहा है उसे, जो नाभि कहते हैं, जब बच्चा डिलीवरी होता है तो उसी को कट किया जाता है ना। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें, कौन कौन से हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये तीन हार्मोन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं, अदर टाइम में ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। प्रेग्नेंट नहीं एक फीमेल तो ये सारे हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्लासेंटा प्रोड्यूस कर रहा है। जब प्लासेंटा ही नहीं रहेगा बॉडी में तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने के कोई चांसेस ही नहीं है। जब प्लासेंटा प्रेजेंट है बॉडी में, क्योंकि एक बच्चा, एक औरत प्रेग्नेंट है, तो ये प्लासेंटा हेल्प कर रहा है बच्चे और माँ को जोड़ने के लिए, है ना, तभी ये हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, क्या, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ओके। क्लियर अबाउट दैट, अबाउट द प्लासेंटा पार्ट। चलिए ये कब फॉर्म हो रहे हैं, कोरियन लेयर 12 वीक, 12 वीक के बाद, 12 मतलब 4484 12, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद ये कोरियन लेयर फॉर्म हो रहे हैं। और ये क्या है, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ड्रेन, दैट मीन्स इट रिलीजेस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL। जैसे कि मैंने कहा कि प्लासेंटा क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट, ओके। Temporary endocrine gland. After the delivery of the child, the placenta has to be removed because it has no work in the female body. Okay. It collect waste from fetal blood. जैसे कि मैंने कहा अभी placenta. It provides oxygen or nutrition to fetus and it acts a barrier. Okay, ये barrier है एक मेल सॉरी एम्ब्रायो और मदर के बीच में एक बैरियर है, ठीक है ना। चलिए प्लासेंटा हो गया। देखिए प्लासेंटा से फिटस कैसे कनेक्ट है, अम्बिलिकल कोड। अब अम्बिलिकल कोड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 arteries एंड 1 vein प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अम्बिलिकल कोड में, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं अम्बिलिकल कोड में, जिसके कारण जो है वह खाना पीना, न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है इसी से रिमूव हो रही है, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहे हैं ना प्लासेंटा से, और प्लासेंटा को कनेक्ट कर रहा है एम्ब्रायो और मदर को, ठीक है, क्लियर है। एमनायन दूसरा लेयर है, इट सिक्रेट्स एमनाइटिक फ्लूइड, इट एक्ट्स एज अ स्विमिंग पूल और इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। ये स्विमिंग पूल की तरह काम करते हैं, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे एमनाइन प्रेजेंट है, जो बच्चा है वो हमेशा पानी में रहता है, ऑलवेज रिमेंबर, वो बच्चा जो है अगर पानी कम हो जाता तो बच्चा सूख जाता है उसमें, दैट मीन्स बच्चे को सूखने ना दे, इस वजह से एमनाइन में एमनाइटिक फ्लूइड होती है, उसी फ्लूइड में जो बच्चा आराम से रहता है, तो वो एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल होता है बच्चे के लिए। और ये प्रिवेंट्स डेसिकेशन, मतलब वो सूखने नहीं देता बच्चा, ये एमनाइन लेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। अगर हम यॉर्क से तीसरा की बात करें तो ये होम्योपोएसिस, यॉर्क से क्या करेंगे, ब्लड फॉर्मेशन, किसमें, एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो में ब्लड फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यॉर्क से का काम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एलांटोइस की, वो एक्सक्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, एम्ब्रायो के एक्सक्रेशन में हेल्प कर रहे हैं कौन, एलांटोइस। हो गया, यहां तक हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन करवाया,
एम्पुला जंक्शन में, उसके बाद मोरुला सॉरी क्लीवेज हुआ, मोरुला हुआ, ब्लास्टुला हुआ, है ना। ये सारे स्टेजेस होने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन हुआ, जॉर्म लेयर्स पढ़ा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रानिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े, प्लासेंटा के बारे में पढ़े, प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अबाउट दैट। चलिए अब हम बात करते हैं एम्ब्रानिक डेवलपमेंट। अब ये जो एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो एक फीमेल के अंदर है, इस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। अब सारे स्टेजेस तो हो गए, अब खाना पीना का भी हो गया इंतजाम कि प्लासेंटा भैया वो पहुंचा रहा है, लेकिन ये एम्ब्रायो बड़ा कैसे हो रहा है उसमें, वो उसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद टिल चाइल्ड डिलीवरी को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एक ह्यूमन में एक फीमेल कितने मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट होती है, 9 मंथ्स। आफ्टर 9 मंथ्स दैट चाइल्ड हैज टू बी डिलीवर्ड। ओके, चलिए अगर हम बात करें, अगर एक फीमेल फर्स्ट आई मीन 1 मंथ प्रेग्नेंट है, तो 1 मंथ प्रेग्नेंट में एक फीटल की हार्ट फॉर्म हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो है एक ऑर्गन कौन बनाता है, हार्ट। हार्ट वो ऑर्गन है जो एक फीटस में जो है फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रायो का जब पहला महीना है, जब एक फीमेल पहला महीना कंप्लीट कर लेती है, तो इफ शी इज गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर चेकअप, देन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो आला होता है, स्टेथोस्कोप से हम उस बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। ठीक है, अगर उस टाइम तक हार्ट बीट नहीं आया तो भी थोड़ा टाइम देते हैं डॉक्टर्स की, हो सकता है हार्ट बीट आ जाए। अगर हार्ट बीट नहीं आया, दैट मीन्स उस बच्चे को अबॉर्ट करना है। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट वो ऐसा ऑर्गन है, धड़कन सबसे पहले धड़कन आता है। उसके बाद जब एक फीमेल 2 महीना प्रेग्नेंट होती है, तो लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स और डिजिट्स आ जाते हैं। फिर जब तीसरा महीना हो जाता है, तो जितने भी मेजर ऑर्गन्स हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, सब कुछ, सारे मेजर ऑर्गन्स उस एम्ब्रायो में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तीसरे महीने तक सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। अगर कुछ भी या कोई भी ऑर्गन मिसिंग है विद इन दिस 3 मंथ, तो उस बच्चे को अबॉर्शन कराना ही होता है, बिकॉज विदाउट एनी ऑर्गन बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, राइट। 5th मंथ की बात करें तो पहला, सबसे पहला फीटल मूवमेंट, जब एक फीमेल 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है, तो उस बच्चे की मूवमेंट, जैसे हाथ हिलाना, इस टाइप से पैरों से जो स्टोमक वाल है, जो पेल्विस वाल है, उसको मारना, तो ये सारी हरकतें बच्चा करता है जब 5th मंथ एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। और उस टाइम क्या होता है, आईलिड्स, जो आंखें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, आई से आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं। जब 7 मंथ की बात करें तो ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब जितना बॉडी ग्रोथ होना चाहिए। एक्चुअली में एक हेल्दी बेबी 3.3 से लेके 4 kg के अंदर तक जो बच्चा है, अगर वेट है, तो वो नॉर्मल बेबी कहलाएगा। जो 3.3 से नीचे होंगे वो अंडर वेट कहलाएंगे। तो ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस बॉडी ग्रोथ जो है उस बच्चे का हो जाएगा। जब 9 मंथ कंप्लीट कर रही है एक फीमेल, तब जाके चाइल्ड डिलीवरी हो रही है, वेजाइना के थ्रू वो बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, अगर सिजेरियन की बात करें, तो स्टोमक के साथ लेयर्स को काटने के बाद बच्चा बाहर आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। जब चाइल्ड डिलीवरी हो रही है, दैट इज पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से आ रहा है, जो फुली डेवलप फीटस है, जो फीटस फुली डेवलप हो गए, और प्लासेंटा। अब देखिए, जब डेट सामने है, 9 मंथ आने वाला है, डिलीवरी होने वाली बच्चे की, तो जो जो फीटस फुली डेवलप हो गया है और प्लासेंटा, वो एक सिग्नल शो दिखाएंगे बॉडी में। पेन शुरू होगा, लेबर पेन होगा कि यस नाउ चाइल्ड इज रेडी टू कम आउट। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये रेशियो रहेगा। जो फुली डेवलप फीटस होंगे वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेंगे, एंड वो कहा किसको सिग्नल्स देंगे, हाइपोथैलेमस ब्रेन को, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, और फिर वही क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेंगे। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड दैट ऑक्सीटोसिन जो है, वो ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, यूट्रस वाला पार्ट याद रखिए, मायोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम वाला पार्ट जो है रिलैक्स होगा, एंड देन चाइल्ड डिलीवरी जो है होगी कहाँ से, सर्विक्स प्लस वजाइना। ठीक है, सर्विक्स प्लस वजाइना, दिस इज द बर्थ कैनल। तो यहाँ से जो है ये बच्चा बाहर आने वाला है। ठीक है, सर्विक्स
प्लस वेजाइना, जो पतली नली है और वेजाइना दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं। तो यहाँ से चाइल्ड डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें, अब जब बच्चा बाहर आ गया तो खाने पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पेट में तो अच्छे से मिला उसे, तब बाहर कैसे मिलेगा? तो मदर्स ब्रेस्ट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द बेबी, क्योंकि उसके मिल्क में बहुत सारे एंटीबॉडीज, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे को हर बीमारी से जो है दूर रखती है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड, इट्स एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेमोरी एल्वियोलाई मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन से हार्मोन हेल्प कर रहे हैं? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिंथेसिस हो रहे हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स मिल्क इजेक्शन कौन हेल्प कर रहा है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो हेल्प कर रहे हैं मिल्क को इजेक्ट करने में। और फर्स्ट मिल्क आफ्टर फ्यू डेज, दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, सडनली द मिल्क डजंट कम फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द मदर। क्या होता है? आफ्टर 2 to 3 days, लेटर 2 to 3 days के बाद जो पहला मिल्क होगा तो वो बच्चे को जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल इज व्हाट? IgA एंटीबॉडी है प्रेजेंट है, एंड दैट इज ऑलवेज लो ऑन सुगर। ओके, so this is all about the mammary glands, about the fertilization part, about the extraembryonic membrane, about the placenta। तो सारी चीजें मैंने आज के क्लासेस में कवर की हैं। ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर भी देख लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।